जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन या अपीकरण के मापों पर चर्चा करेंगे, जिसमें खास तौर से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या विचरण गुणांक को समझने का प्रयास करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अपीकरण के मापों या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का क्या अर्थ है तथा इनकी क्या आवश्यकता है। केंद्रीय प्रवृत्ति या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के किसी भी मापक में यह विशेषता नहीं होती कि वह अकेले ही आंकड़ों के वितरण के गुणों या उसकी विशेषताओं को सही ढंग से बता सके, क्योंकि ये मापक आंकड़ों के भीतर की परिवर्तनशीलता या वेरिएबिलिटी को पकड़ पाने में असमर्थ हैं। इसीलिए आंकड़ों के भीतर की जो परिवर्तनशीलता है या वेरिएबिलिटी है या विसरण है, जो विस्तार है, उसको जानने के लिए अपीकरण के मापों या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की आवश्यकता पड़ती है। द सेकंड क्वेश्चन इज, अपीकरण के मापों या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। द फर्स्ट टाइप इज प्रसार या रेंज, दूसरा है चतुर्थ विचलन या क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड इज माध्य विचलन या मीन डेविएशन, द फोर्थ इज प्रमाप विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड फिफ्थ इज सापेक्ष विचलन या रिलेटिव डिस्पर्जन। पिछले वीडियो में हमने प्रसार, चतुर्थ विचलन, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन, इनका अध्ययन किया है, और आज के इस वीडियो में हम खास तौर से सापेक्ष विचलन या रिलेटिव डिस्पर्जन पर चर्चा करेंगे या इसको समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, सापेक्ष अपीकरण के मापों का क्या महत्व है, अर्थात मेजर्स ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन की हमें क्या आवश्यकता पड़ती है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं। सापेक्ष अपीकरण के मापों या मेजर्स ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन का अपीकरण के मापों में दो बातों के लिए विशेष महत्व है। नंबर 1, अपीकरण के मापों लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, मीन डेविएशन इत्यादि की इकाई वही होती है जिस इकाई में हम वास्तविक आंकड़े या रियल डेटा मौजूद होता है हमारे पास। इस परिस्थिति में दो आंकड़े जिनकी इकाई अलग है, उनकी तुलना कर पाना संभव नहीं होता है। अर्थात अपीकरण के जो माप हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, मीन डेविएशन, इनकी जो वैल्यू निकल के आती है, इसके साथ यूनिट लगी होती है, और जब हम दो अलग अलग यूनिट को अगर हम कंपेयर करना चाहें, या उनके अपीकरण को या उनके विस्तार को या वेरिएबिलिटी को जब हम कंपेयर करना चाहें, तो ये संभव नहीं हो पाता है इन मापों के द्वारा। जैसे उदाहरण के तौर पर, यदि हम किसी एक नगर के लोगों की आय, जिनकी इकाई रुपए में है, जो कि रुपए में नापी जाती है, इसके प्रमाप विचलन की तुलना अगर उसी नगर के लोगों की शारीरिक ऊंचाई, जो कि दूसरा वेरिएबल है, उसके प्रमाप विचलन से करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। एक की वेरिएबल की यूनिट जो है रुपए में है, दूसरे वेरिएबल की यूनिट या इकाई सेंटीमीटर में है। तो इस तरह की जब डेटा हमारे पास होता है, जब दो अलग अलग यूनिट वाले डेटा को हम कंपेयर करना होता है या उसकी वेरिएबिलिटी को कंपेयर करना होता है, तब उस परिस्थिति में हम सापेक्ष अपीकरण के मापों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है वो यह है कि यदि दो आंकड़े एक ही इकाई में हों, तब भी यदि हम परिवर्तनशीलता या वेरिएबिलिटी को माध्य के संदर्भ में ज्ञात कर लें, तो इसका महत्व ज़्यादा सार्थक हो जाता है। जैसे यदि दो समूह का प्रमाप विचलन यदि 500 रुपये है, अर्थात प्रमाप विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन अगर दो अलग अलग डेटा का 500 है, तो हम यही कहेंगे कि दोनों समूह की परिवर्तनशीलता समान है। लेकिन यदि आपको पता चले कि एक समूह की औसत आय 5000 रुपये हो और दूसरे समूह की औसत आय 1000 रुपये है, अर्थात मीन एक का 5000 रुपये है तथा दूसरे ग्रुप का मीन जो इनकम है या औसत आय है वो 1000 रुपये है, तब आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि यदि औसत आय 1000 रुपये है, तब 500 रुपये का प्रमाप विचलन को लोग कम पसंद करेंगे, क्योंकि एक तो आय कम है और दूसरा उसमें परिवर्तनशीलता या वेरिएबिलिटी अधिक है। तो उपरोक्त दो कारणों की वजह से हम
सापेक्ष अपीकरण के मापों का इस्तेमाल करते हैं। विचरण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सापेक्ष अपीकरण के मापों का एक उदाहरण है। जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया उदाहरण में, उसमें देखेंगे आपके मीन इनकम है या औसत आय एक ग्रुप की है 5,000 रुपये और दूसरे ग्रुप की है 1,000 रुपये, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का 500 रुपये है। जब हम कोफिशिएंट तो इन दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे हम कहेंगे कि दोनों ग्रुप की जो वेरिएबिलिटी है वो समान है, लेकिन हम पाते हैं कि मीन के संदर्भ में जब हम इसको कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल कर इसकी तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि ग्रुप ए जिसकी औसत आय 5,000 रुपये है, स्टैंडर्ड डेविएशन 500 रुपये है, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है कितना, 10। और 10 की कोई यूनिट नहीं है, ये रुपये या सेंटीमीटर ये किसी यूनिट में नहीं आता, ये सिर्फ एक वैल्यू है। जबकि दूसरे ग्रुप में हम देखते हैं कि औसत आय 1,000 रुपये है, स्टैंडर्ड डेविएशन 500 रुपये है और इसका कोफिशिएंट वेरिएशन कितना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 50। इसका मतलब ये है कि मीन के संदर्भ में, किसी भी डेटा के मीन के संदर्भ में उसका परिवर्तनशीलता कितनी है। तो एक ग्रुप में हम देखते हैं कि 10% कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है, 10%, अर्थात मीन का सिर्फ 10% तक ही उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है डेटा के अंदर। जबकि दूसरे ग्रुप में जिसकी औसत आय 1,000 रुपये है, उसमें 50% तक वेरिएबिलिटी है मीन के संदर्भ में। मीन की तुलना में उसकी डेटा की जो वेरिएबिलिटी है वो 50% अप और डाउन तक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से पिक्चर अलग ढंग से क्लियर होती है, जिसको हमें डेटा की वेरिएबिलिटी को समझने में आसानी होती है। साथ ही हम ये यूनिट लेस है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो अलग अलग यूनिट वाले डेटाओं को भी हम कंपेयर कर सकते हैं या उसकी तुलना कर सकते हैं। विचरण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की गणना, आइए इस स्लाइड में हम देखते हैं इसकी कैसे गणना की जाती है। विचरण गुणांक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आंकड़ों का माध्य निकाला जाता है, अर्थात मीन निकाला जाएगा, और प्रमाप विचलन, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो वो हम ज्ञात करेंगे। किसी भी आंकड़े के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को ज्ञात किया जाता है, फिर निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके विचरण गुणांक की वैल्यू ज्ञात कर ली जाती है। विचरण गुणांक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। किसी भी आंकड़े का स्टैंडर्ड डेविएशन को उस डेटा के औसत से डिवाइड कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। इस तरह से हमारा विचरण गुणांक निकल के आ जाएगा। और विचरण गुणांक में कोई यूनिट नहीं होती है, कोई इकाई नहीं होती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि विचरण गुणांक की क्या विशेषताएं हैं, ताकि कहाँ इसका इस्तेमाल करना है, किन परिस्थितियों में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हम आसानी से समझ सकें, बेहतर ढंग से उसका इस्तेमाल कर सकें। तो पहली विशेषता है, इस मापक की कोई इकाई नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन से जब हम डेटा को एक दूसरे को डिवाइड करते हैं या भाग देते हैं, तब उसकी जो इकाई है एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, काट देती है। इस परिस्थिति में जो CV की वैल्यू निकल के आती है वो आयाम रहित होती है या डायमेंशन लेस होती है, उसकी कोई इकाई नहीं होती। इस प्रकार हम देखते हैं कि विचरण गुणांक के द्वारा दो अलग अलग यूनिट या इकाइयों वाले आंकड़ों को भी आसानी से कंपेयर किया जा सकता है, तुलना की जा सकती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि किसी भी आंकड़ों का विचरण गुणांक या CV का मूल्य यदि कम होगा तो उनमें आंकड़ों की कंसिस्टेंसी अधिक होगी। इसके विपरीत यदि विचरण गुणांक का मूल्य अधिक होगा तो निरंतरता कम हो जाएगी। अर्थात विचरण गुणांक की जो वैल्यू है उसमें और कंसिस्टेंसी दोनों में विपरीत संबंध है या विलोम संबंध है या फिर अपोजिट रिलेशन है। कंसिस्टेंसी से तात्पर्य ये होता है कि कंसिस्टेंसी अधिक तब मानी जाती है जब किसी भी आंकड़े में जो सभी मद हैं उनकी वैल्यू औसत मूल्य के समीप हो। जब मीन वैल्यू के इर्द गिर्द सारी वैल्यूज रहेंगी तब हम पाते हैं कि डेटा में कंसिस्टेंसी अधिक है। तो आइए विचरण गुणांक का एक उदाहरण लेते हैं जिसके द्वारा हम इसकी विशेषताओं और इसके महत्व को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।
यहाँ हमने दो क्षेत्र लिए हैं या दो प्रदेश लिए हैं, ढोलकपुर और दूसरा है मेंढकपुर। एक प्रदेश में लोगों की आय और दूसरे प्रदेश में अनाज के उत्पादन का आंकड़े इकट्ठे किए हैं। अब हम इसको तुलना करते हैं, इसकी हम कंपेयर करके इसको ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से वेरिएबल में निरंतरता या कंसिस्टेंसी अधिक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मीन निकालते हैं दोनों आंकड़ों का या दोनों वेरिएबल्स का। तो हम पाते हैं कि जो आय है उसका औसत 18,000 रुपये है और अनाज का उत्पादन का औसत 300 टन है। तो इस वेरिएबल के इस माप के बेस पे या माध्य के आधार पर हम इनकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक की इकाई रुपयों में है और दूसरी की इकाई टनों में। इसी तरह हम अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो उसमें भी हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की में इकाई अलग अलग है। तो दोनों में तुलना करने के लिए हमें विचरण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं तो हम पाते हैं कि आय का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या विचरण गुणांक है वो 24.6 है, जबकि अनाज का जो उत्पादन है उसका विचरण गुणांक 43.46 है। अब इस माप के बेस पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में से किसकी वेरिएबिलिटी अधिक है या किस में कंसिस्टेंसी अधिक है। तो हम पाते हैं कि CV की वैल्यू आय वाले वेरिएबल में कम है अनाज के उत्पादन की तुलना में। तो हम ये इस आधार पर इस वेरिएबल के बेस पे हम ये कह सकते हैं, इस माप के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि लोगों की आय में ढोलकपुर के जो लोग हैं उनकी आय में कंसिस्टेंसी अधिक है मेंढकपुर में अनाज के उत्पादन की तुलना में। तो विचरण गुणांक एक ऐसा माप है जिसके द्वारा दो अलग अलग इकाइयों वाले आंकड़ों की हम आपस में तुलना कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि किसमें निरंतरता या कंसिस्टेंसी अधिक है। तो आइए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं।